ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती। इन दोनों ने दोस्ती यानी मित्रता के इस वादे को जीवन की अंतिम यात्रा तक निभाया। नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे की मित्रता जो 1941 में शुरू होती है, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ना सिर्फ जारी रहती है, बल्कि जीवन के उस पार, उस यात्रा में दोनों एक साथ चल पड़ते हैं, तब तक उनकी मित्रता जारी रहती है, यानी वे मित्र बने रहते हैं। अब एक प्रश्न जो इतिहास के पृष्ठ पर दर्ज है कि दो ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे से स्वभाव में एकदम भिन्न होते हैं, इतने गहरे मित्र कैसे बन जाते हैं? यानी ये कुछ अस्वाभाविक मित्रता प्रतीत होती थी, लेकिन उनके बीच मित्रता का आधार उनके ध्येय को लेकर के विचारों की समानता थी। और अगर हम उनके स्वभाव का तुलनात्मक अध्ययन करें तो नाथूराम गोडसे शांत स्वभाव के, वहीं पर नारायण आप्टे पूरी तरह से बहुर्मुखी, एक ऐसा हाजिर जवाब चुस्त दुरुस्त व्यक्ति जो विद्वता के परंपरा के एक ऐसे परिवार से आता था जहां विद्वता के साथ साथ आधुनिक जीवन को भी अपनाया हुआ था। नाथूराम गोडसे ने संयम का व्रत ले रखा था अविवाहित रहते हुए। लोगों से मिलना तो शांति से मिलना, अपने भाषण और अपनी बातों से भले प्रभावित करना, लेकिन जिसे कहते हैं नाथूराम गोडसे वॉज ए स्पीकर एंड नारायण आप्टे वॉज ए टॉकर। यानी सामाजिक व्यवहार में नारायण आप्टे का कोई जवाब नहीं और नाथूराम गोडसे एकदम शांत रह करके उच्च विचार और सादे जीवन का मानने वाला। एक दुर्बलता जिसे नाथूराम गोडसे अपने जीवन का व्यसन समझते, नहीं तो नैतिकता की ऊंचाई से विचलन के भय से हमेशा भयभीत रहने वाला। वहीं पर नारायण आप्टे के लिए नाथूराम गोडसे की कॉफी जो नाथूराम के लिए एक व्यसन था, वहीं पर नारायण आप्टे के लिए सिगरेट और शराब दोनों ही व्यसन नहीं थे, बल्कि जीवन के एक अभिन्न अंग थे। महंगे महंगे कपड़े पहनना जहां नारायण आप्टे को अपने जीवन की एक अनिवार्यता सा महसूस होता, वहीं पर नाथूराम गोडसे सादा जीवन जीते, किताबें पढ़ते, दर्शन और धर्म के किताबें पढ़ते, उसी में रहते, और वे हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते कि जन समुदाय को अपने ध्येय के प्रति आंदोलित करने के लिए किस प्रकार से अपने विचारों की व्यंजना की जाए। लेकिन नारायण आप्टे के लिए संयम नाम का, या नारायण आप्टे के जीवन में संयम के का कोई स्थान नहीं था। विवाहित होने के बाद भी समाज में अन्य जगहों पर अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व का वह भाग जो लोगों को, विशेष करके लड़कियों को प्रभावित करता हो, उसे वो अपने जीवन का एक वरदान समझते, ना कि नैतिकता का उल्लंघन। ऐसे में उन दोनों की दोस्ती को, उन दोनों की मित्रता को हम अंग्रेजी के एक फिगर्स ऑफ स्पीच से डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन, यानी कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू अपोजिट आइडियाज टुगेदर। यानी दो विपरीत विचारधारा या विपरीत चीजों का मिलन। ये स्वभाव की भिन्नता ध्येय की समानता के सामने गौण पड़ जाती है और दोनों आजीवन मित्र ही नहीं रहते हैं, दोनों अपने जीवन में
हिंदू राष्ट्र की स्थापना, भारत के गौरवशाली इतिहास के पुनर्स्थापन के लिए कार्य करते हैं। और इस बीच में जब ध्येय का मार्ग बदलता है, यानी बृहद ध्येय की ओर जाने के क्रम में एक छोटे ध्येय में ही जीवन को समाप्त कर देना होता है, तो दोनों उस ओर भी एक साथ बढ़ते हैं और जीवन को उस अभियान के साथ ही समाप्त भी कर लेते हैं। लेकिन स्वागत है आपका नाथूराम गोडसे, एक नायक जिसे इतिहास ने खलनायक लिखा, श्रृंखला की तीसरी कड़ी में। मैं हूं शिवचरण सिंह। आज नाथूराम गोडसे की जीवनी वाली इस श्रृंखला में उनके जीवन में अभिन्न मित्र की भूमिका में रहने वाले नारायण दत्तात्रेय आप्टे के जीवन की भी चर्चा करेंगे। नाथूराम गोडसे से एक वर्ष छोटे नारायण आप्टे का जन्म 1911 में पूना के एक ब्राह्मण परिवार में होता है। परिवार में ये 4 भाइयों और 3 बहनों में सबसे बड़े होते हैं। स्वाभाविक रूप से परिवार का उत्तरदायित्व इनके कंधे पर होता है। परिवार की पृष्ठभूमि विद्वता की रही। इनके पिता एक विख्यात इतिहासकार और संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने पढ़ाई, जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है, वो पुणे से की और 1932 में बम्बई यूनिवर्सिटी से बीएससी की परीक्षा पास कर ली। वे दिन मंदी के थे, नौकरी इतनी आसानी से मिलती नहीं थी और स्वभाव से नौकरी के प्रति इंक्लाइंड नारायण आप्टे ने 3 वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन जब किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली, तब इन्होंने अहमदनगर के अमेरिकन मिशन स्कूल में अध्यापक की नौकरी शुरू कर दी, ज्वाइन कर लिया। मैथ्स और साइंस पढ़ाने लगे। उस स्कूल को चलाती थी मिस ब्रूस नामक एक क्रिश्चियन महिला। लेकिन नौकरी मिलने के 3 के पहले ही नारायण आप्टे का विवाह हो चुका था। पूना का एक बहुत ही प्रसिद्ध परिवार था, बहुत पुराना एक परिवार था, फाटदरे परिवार। उस परिवार की चंपा नामक युवती से इनका विवाह हो गया था। खुले विचार वाले नारायण आप्टे यद्यपि स्वभाव से कुछ ऐसे विचार के थे कि जिस लड़की से उनका विवाह होना है, उससे वे मिलते, बातें करते, जानते कि क्या उनके बीच का जो वैवाहिक संबंध है वो कितना टिकाऊ होगा। लेकिन परंपरा का निर्वाह करते हुए परिवार ने जो तय कर लिया उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब वे अहमदनगर में, जो पूना से लगभग 70 मील की दूरी पर था, पढ़ा रहे होते हैं, तो अपने छात्रों और विशेषकर के छात्राओं के बीच नारायण आप्टे काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं। इनके पढ़ाने का अंदाज, एक हंसी मजाक और रंगीन मिजाजी के साथ पढ़ाने का अंदाज उनके विद्यार्थियों को बहुत भाता है। इस बीच में चंपा और नारायण आप्टे को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनसे ये जो दंपति हैं बहुत प्यार करते हैं। 2 वर्षों तक अपने पुत्र के प्यार में इतना तल्लीन रहने वाले नारायण आप्टे को जब पता चलता है, जिसे उन्होंने पारंपरिक पारिवारिक नाम देने की बजाय सिर्फ पप्पन कह के पुकारना शुरू किया था, जब मालूम चलता है कि पप्पन मानसिक रूप से एक विक्षिप्त बालक है, तब इनके जीवन का सबसे गहरा, पहला तो था ही और सबसे गहरा धक्का लगा। और ये धक्का इतना गहरा था कि नारायण आप्टे ने तय कर लिया कि अब इनको अपने वैवाहिक जीवन से एक तरह की उदासीनता छा गई और अब वे अहमदनगर को छोड़ करके फिर से पूना चले जाना चाहते थे। क्योंकि अगर परिवार में अपने परिवार के साथ रहते और कहीं और नहीं चले जाते, तो फिर उस घुटन को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। परिवार के दायित्व का निर्वहन तो करना था, चाहे वे कहीं से करते, यानी आर्थिक सहायता पहुंचानी थी। लेकिन अपने पुत्र के विक्षिप्तता की बात को इन्होंने अपने दिल में इतने गहरे ले लिया कि इन्हें लगा कि उनका विवाह चंपा के साथ पूरी तरह से असफल रहा। लेकिन इस धक्के के बाद भी इनका जो रंगीन मिजाज वाला स्वभाव था, वो बदस्तूर वैसे ही रहा। जब उन्होंने अमेरिकन मिशन स्कूल छोड़ने का निर्णय किया, उसी बीच में, चूंकि वे सेकेंड वर्ल्ड वार के दिन थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दिन थे, अंग्रेज
प्रतिभाशाली वैसे लोगों को ढूँढ रही थी जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में काम कर सके। इसी बीच में नारायण आप्टे ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में इन्होंने टेम्पररी सर्विस ज्वाइन की थी, लेकिन इनके कार्य से प्रभावित होकर के ब्रिटिशर्स को लगा कि इन्हें हम परमानेंटली भी जॉब में रख सकते हैं, और ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन बाद में नारायण आप्टे को लगा कि परिवार के दायित्व के निर्वहन में उनका महाराष्ट्र में रह करके ही परिवार के आसपास रह करके ही गुजारा हो सकता है। कहीं और अगर वो चले जाते हैं तो वैसे में वो अपने परिवार से दूर रहेंगे, तो उन्हें एक लगातार चिंता रहेगी। क्योंकि इस बीच में जब उनका बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था और कुछ लोगों ने उस बच्चे के पागलपन को देखते हुए इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात जब कही थी, तो इनका दिल फट जाता था और ये कहते थे नहीं, हम इसे अपने घर में ही देखभाल कर लेंगे, चाहे जैसे भी इसका निर्वहन करना पड़े। तो उन्होंने रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में तब तक काम करने का निर्णय लिया जब तक पूना में रह करके काम करना संभव था, और परमानेंट जॉब से रिजाइन कर दिया। इस बीच में जब वे अमेरिकन मिशन स्कूल से पूना आ रहे थे, तो अपने फेयरवेल स्पीच में उन्होंने इस प्रकार भावपूर्ण अभिव्यक्ति की कि इनके विद्यार्थी, विशेष करके छात्राएं, रोने लगी। और तब इन्होंने कहा कि मैं कोई युद्ध के मैदान में थोड़े ही न जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूना तक जा रहा हूँ, जो यहाँ से मात्र 70 मील दूर है, और मैं अपने हिंदू महासभा कार्यालय का पता भी तुमको दे करके जा रहा हूँ। और इस प्रकार से बाकी जितने भी छात्र और छात्राएं थी, वे संपर्क में रहें या ना रहें, उनकी एक छात्रा जो बाद में बम्बई फिल्मी दुनिया में अभिनेत्री के तौर पर छोटे मोटे रोल करती रही, जिसका नाम था मनोरमा साल्वे, वो नारायण आप्टे के ना सिर्फ संपर्क में रही, बल्कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी लंबा ही चला। इस बीच में हम देख चुके हैं कि नाथूराम गोडसे रत्नागिरी में वीर सावरकर के साथ रहते हुए हिंदू राष्ट्र के ध्येय की ओर तीव्रता से अग्रसर होते रहते हैं, और फिर जब वीर सावरकर को रत्नागिरी के जिला कारावास से मुक्त कर दिया जाता है, और उसके बाद सांगली में रहते हुए नाथूराम गोडसे को ऐसा लगता है कि उनके लिए सांगली बहुत छोटी जगह है, और वे फिर पूना आने का निर्णय करते हैं। और पूना में वे अपने लिए फिर वही कारोबार अपना लेते हैं, यानी दर्जीगिरी का एक टेलरिंग का शॉप शुरू कर देते हैं। लेकिन टेलरिंग का शॉप तो एक जीविकोपार्जन का बहुत ही मामूली साधन होता, इनके जीवन का लंबा समय लगता अपने हिंदू संगठन में। इस बीच में वीर सावरकर के प्रेरणा से हिंदू महासभा की स्थापना हो चुकी थी, और हिंदू महासभा ने ये तय किया था कि हिंदू राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को, यानी भारत को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए जो कुछ भी होगा वो करेंगे, और इसके लिए छोटे छोटे ध्येय के साथ बड़े ध्येय की ओर ये संगठन अग्रसर हो रहा था। इस संगठन को सूचना थी कि हैदराबाद निजाम के शासन क्षेत्र में हिंदुओं की बहुत दुर्दशा हो रही है। तब नाथूराम गोडसे के नेतृत्व में एक जत्थे का निर्माण किया गया, जो इस अन्याय के विरुद्ध जाकर के वहां लड़ाई कर सके, और इसी जत्थे के नेतृत्व करने के क्रम में नाथूराम गोडसे को 1 साल के लिए निजाम ने कारावासित कर दिया। 1939 में जब नाथूराम गोडसे उस कारावास से निकल करके आते हैं, तो ये तय कर लेते हैं कि अब संगठन का काम अधिकाधिक करना है और जीविकोपार्जन को सिर्फ आवश्यकता तक सीमित रखनी है। और इस प्रकार से वे संगठन का कार्य करते रहते हैं, पूना में रहते हैं। उसी समय 1941 में नारायण दत्तात्रेय आप्टे नामक एक युवक इनसे मिलने आता है। मिलना एक कार्यकर्ता के रूप में होता है, लेकिन तुरंत ही इन दोनों को लग जाता है कि ये डेस्टिनी के द्वारा एक मित्र बना के भेजे गए हैं, और स्वभाव की तमाम भिन्नताओं के बावजूद ये दोनों एक साथ एक मित्रता की यात्रा में चल पड़ते हैं। इस बीच में जब नारायण आप्टे पूरी तरह से पूना आ जाते हैं, एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में, एक ब्रिटिश फौजी के तौर पर, तब जब धीरे धीरे इन दोनों को लगने लगता है कि संगठन का कार्य बहुत महती होने जा रहा है, और उस बीच में चूंकि युद्ध धीरे धीरे करके रिक्रूटमेंट का जो ड्राइव है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, और नारायण आप्टे परमानेंट जॉब से इस्तीफा दे चुके होते हैं, तब इन दोनों को लगता है कि अब हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो
सिर्फ संगठन का ही नहीं हो बल्कि संगठन के ध्येय को और अधिक प्रसारित कर सके। और यहीं पर जन्म होता है अग्रणी नाम के एक अखबार का, जिसको एक तरह से कह लें कि शुरू करना इन दोनों के जीवन का एक एक बहुत बड़ा मिशन बन जाता है। मराठी दैनिक अग्रणी का प्रकाशन हिंदुओं के नव वर्ष तदनुसार 1944 में 28 मार्च को शुरू किया गया। और इसके लिए जो पहला फंड रेज हुआ था 15,000 रुपए का, वो वीर सावरकर ने इसे दिए तो थे कर्ज के रूप में, लेकिन ये एक सहायतार्थ फंड थी। और इसको लेकर के ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और इस बीच में अग्रणी के प्रकाशन में नाथूराम गोडसे बन जाते हैं संपादक। और चूंकि रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में काम कम बचा था और उतने ही देर तक के लिए बचा था जब तक कि सेकेंड वर्ल्ड वार जारी रहता, तो फिर नारायण आप्टे भी पूरी तरह से अखबार के काम में लग जाते हैं। काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, यानी लड़ाई के दिन में तो हर चीज़ की तंगी थी। अखबार के लिए कागज़ का मिलना मुश्किल था, जो बहुत कंट्रोल में आता था। उसके बाद जो सरकारी तंत्र और महकमे के सीआईडी के लोग थे, वो लगातार इन पे नज़र रखे रहते थे, क्योंकि अखबारों में क्या छप रहा है, क्या छापे जा रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। इन सबों के बावजूद ये दोनों संपादक और मैनेजर के रूप में अपने जीवन को एक तरह से कहें कि अग्रणी के लिए समर्पित कर देते हैं। और फिर अग्रणी की भूमिका बहुत दूर तक जाती है। इस बीच में हिंदू महासभा और कांग्रेस, जैसा कि वो उन दिनों परिलक्षित होता रहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को छोड़ करके जा चुके होते हैं और विदेशों में रह करके ब्रितानी हुकूमत के विरुद्ध रहने वाले देशों की सहायता से भारत से अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई को विदेश की धरती से जारी रखते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के कंपटीशन में गांधी एक ऐसी भूमिका में आ जाता है अचानक, एक तरह से कह लें आवेश में, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के कद को कम करने के लिए। और 1942 की एक दुर्घटना होती है जो प्लानिंग नहीं थी, वो गांधी के हाथों एक दुर्घटना थी जिसके प्रायश्चित का भी आगे जिक्र आया है गांधी के जीवन में। यानी 1942 का करो या मरो क्विट इंडिया जो था, वो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के कद को छोटे करने के लिए गांधी के द्वारा एक ऐसा कदम था जिसकी भर्त्सना नेहरू ने शुरू में की, लेकिन फिर बाद में गांधी के साथ साथ उसे भी जेल में डाल दिया गया। और जेल में रहते हुए जब अखबारों में इस तरह की खबरें आने लगी थी कि गांधी ने विदेशी शक्तियों से हाथ मिला करके ब्रितानी हुकूमत के पीठ पे छुरा तब घोंपा जब उन्हें गांधी से सबसे अधिक सहायता की उम्मीद थी। और तब गांधी ने फरवरी 1943 में अपने ऊपर लगे इस आरोप के प्रायश्चित के रूप में 21 दिनों का अनशन किया था। इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अलग फ्रंट पे लड़ रहे थे। कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के सहायतार्थ खड़ी नहीं हो पाई थी क्योंकि सब लोग जेल में चले गए थे। वैसे में वीर सावरकर एक तरह से कह लें कि रिक्रूटमेंट ड्राइव में अंग्रेजों का हेल्प इस तरह से कर रहे थे, जिसके पीछे की कहानी का एक हिस्सा ये भी है कि वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच में ये बातचीत पहले हो चुकी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को अंग्रेजी फौज में भर्ती करा दें, जिससे बाद में हम अपने स्वातंत्र आंदोलन को एक झटके में हासिल कर लें। रिक्रूटमेंट ड्राइव अपने निश्चित गति से चल रहा था, यानी नारायण आप्टे अपने जॉब के तहत कर रहे थे और हिंदू महासभा एक बृहद लक्ष्य के तहत हिंदुओं का भारतीय फौज में शामिल होने के लिए एक तरह से अभियान चला रखी थी। लेकिन इस बीच में दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। अहमदनगर में रहते हुए नारायण आप्टे ने राइफल क्लब की स्थापना की थी। राइफल क्लब यानी राइफल चलाना सीखना, यानी उसमें कोई ओरिजिनल गोली डाल करके नहीं, एक राइफल क्लब इस शौक के नाते वो चला करती थी। तो उसकी शुरुआत एक तरह से कहें कि अहमदनगर में नारायण आप्टे ने की थी। और नारायण आप्टे के इस शुरुआत के बाद एक तरह का फैशन हो गया था, जिसको लेकर के अंग्रेज के जो जासूस थे वे नारायण आप्टे के पीछे पड़े हुए थे। और वही जो पीछे पड़ना था वो पूना तक वो साथों लोग उनके पीछे पीछे आए थे। इसके साथ ही जहाँ एक और अग्रणी अखबार निकल रहा था, जहाँ एक और हिंदू महासभा हिंदुओं को कॉन्स्क्रिप्शन के तहत अंग्रेजी फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही थी, वहीं दूसरी ओर
वीर सावरकर ने एक गुप्त संगठन भी बनाया था। यानी उनका मानना था कि हम राजनीतिक पार्टी के रूप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हम खुल कर के नहीं कर सकते। ऐसे में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन, एक गुप्त संगठन की बात इ एकदम लाजिम था और इसलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र दल के नाम से 1942 में ही एक संगठन की स्थापना की थी। जिसमें नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे दोनों एक मतलब उच्चाधिकारी पदाधिकारी के रूप में उसमें काम करते थे। और इतना ही नहीं था, चूँकि नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे के पीछे तो उतना नहीं, लेकिन नारायण आप्टे की गतिविधियाँ जो अलग-अलग तरह से अहमदनगर से लेकर के पूना तक होती आई थी, तो सीआईडी लगभग-लगभग इनके साये के साथ लगे रहते थे, तो कुछ सीआईडी के लोग भी इस हिंदू राष्ट्र दल में शामिल हो गए थे, जो कि एक गुप्त संगठन था। और इस प्रकार से अग्रणी का छपना शुरू होना, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे का हिंदू राष्ट्र दल के रूप में एक गुप्त संगठन को चलाना, जिसमें वीर सावरकर के नेतृत्व में काम करना, ये सारी चीज़ें उन्हें उस ध्येय की ओर ले जा रही थी, क्योंकि अभी तक इन्हें इतना पता था कि जिन्ना चाहे कितना भी चिल्ला ले, विभाजन की रोटी या विभाजन की रोटी सिकने वाली नहीं है, विभाजन की दाल गलने वाली नहीं है। और उन्हें लगता था कि उनका प्रयास इतना तीव्र होगा कि वे जिन्ना किस्म के इस प्रयास की आंधी में जिन्ना किस्म के फतिंगों को उड़ा करके भगा देंगे। और इसी प्रयास को वे तीव्र करते चले आते हैं और आने वाले समय में अभी तक जिन्ना का डिमांड एक दूर की कौड़ी थी, लेकिन 1944 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद कैसे फिर से विभाजन की चर्चा होती है, कैसे फिर से एक बार कांग्रेस, मुस्लिम लीग अपनी एक बहुत ही खतरनाक ऐतिहासिक भूमिका में आ जाती है। और इन दोनों की भूमिकाओं में जो कैटलिस्ट की भूमिका में आने वाले दो व्यक्ति होते हैं, जिनमें जो बड़ा कैटलिस्ट होता है गांधी, कैसे पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत के विपरीत काम करने वाला व्यक्ति सामने आ जाता है, उसको लेकर के इनकी यानी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के जीवन की जो दिशा और दशा होती है, वो कैसे एक नई दिशा लेने वाली, एक नया मोड़ लेने वाली होती है, हम उसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।